नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यू डिस्कशन हिंदी में। और डेट है आज की 29 जुलाई 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या टेलीग्राम चैनल ओनली सिविल सर्विसेज से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज का हमारा सबसे पहला जो आर्टिकल है वो भारत इंडोनेशिया के बीच में एक रक्षा मंत्री स्तर की एक वार्ता हुई है उसके बारे में है, जिसमें भारत की ओर से राजनाथ सिंह ने भाग लिया है। और अगर बात की जाए भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक एग्रीमेंट हम कह सकते हैं शामिल हुआ है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात भारत इंडोनेशिया को करेगा। ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप किया है भारत और रूस ने मिलकर। उसके बाद यह एक क्रूज मिसाइल है। इसके अलावा भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक एक्सरसाइज होता है समुद्र शक्ति। ये एक एक्सरसाइज है नेवल एक्सरसाइज, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेवल एक्सरसाइज है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। अगर बात की जाए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस प्रकार हैं। देखो, ये है इंडोनेशिया का मैप। ये है सुमात्रा आइलैंड जो कि इंडोनेशिया का है। ये है जावा आइलैंड और ये है बाली आइलैंड। कौन सा है? बाली आइलैंड है। यहाँ पर आप देखिए, ये सुलेवेसी और ये है मलाक्कू। यहाँ पर है फिलीपींस और ये है मलेशिया जिसकी राजधानी कोलालमपुर है, और ये है सिंगापुर। ठीक है, ये हमने कुछ इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग देखी। यहाँ पर है इंडियन ओशियन और ये है पैसिफिक ओशियन। यहाँ पर एक है मरियाना ट्रेंच इसके ऊपर, जो कि विश्व की सबसे गहरी ट्रेंच है, या हम कहें मरियाना गर्त जो है विश्व की सबसे गहरी गर्त है। फिलीपींस के आगे यहाँ पर है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो भी एक एक्सरसाइज के बारे में है, मालाबार एक्सरसाइज। देखो, मालाबार एक्सरसाइज सबसे पहले कंडक्ट किया गया था 1992 में भारत और अमेरिका के बीच में। 2015 में क्या हुआ? 2015 में जापान को भी इसमें शामिल किया गया। अब चर्चा ये है कि ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल किया जाएगा इस बार के एक्सरसाइज में, जिस पर अमेरिका और जापान ने सहमति दे दी है। तो यही न्यूज़ में था, इसीलिए इसको हमने डिस्कस किया। अगर बात की जाए, एक अन्य ग्रुप है क्वेड ग्रुप। क्वेड ग्रुप में 4 देश, देखो क्वेड का मतलब होता है 4, ठीक है। क्वेड में 4 देश हैं, अमेरिका है, यूएसए, जापान है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। अगर ऑस्ट्रेलिया इस एक्सरसाइज में शामिल होता है तो ये मालाबार क्वेड एक्सरसाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यही न्यूज़ थी। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो डेयर टू ड्रीम चैलेंज के बारे में है, जो कि हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एक प्रतियोगिता है जो कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर इसको लॉन्च किया गया है। और इस चैलेंज के थ्रू क्या होगा, ऐसे स्टार्टअप्स की पहचान की जाएगी जो कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को लाएंगे, एरोस्पेस से संबंधित जो कि टेक्नोलॉजी होगी। अगर बात की जाए आसान भाषा में, तो ऐसे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना जो कि एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लेकर आएँ और स्वदेशी हों वो। ठीक है, तो ये डेयर टू ड्रीम चैलेंज जो है डीआरडीओ का एक चैलेंज है जो कि लॉन्च किया गया है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर। देखो, 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का निधन हो गया था। भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में एक व्याख्यान दे रहे थे, या हम कहें एक भाषण दे रहे थे। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए, इस प्रतियोगिता में विनर प्राइज़ कितना है? ये 10 लाख रुपए का प्राइज़ है और इसका शुभारंभ किया गया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। यहाँ पर हम कुछ जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित, उनको हम देख लेते हैं। देखो, इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को, और इनका जो निधन हुआ है वो 27 जुलाई 2015 को हुआ है। इसके अलावा इन्हें पद्म विभूषण से 1990 में, पद्म भूषण से 1981 में और भारत रत्न से 1997 में सम्मानित किया जा चुका है। ये तीनों नागरिक सम्मान हैं, हमारे देश के बड़े नागरिक सम्मान हैं, इनसे इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अगर बात की जाए 1998 में जो पोखरण 2 परमाणु परीक्षण हुआ था, इसमें अहम भूमिका निभाई थी। इसी वजह से इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा इनके सम्मान में उड़ीसा में जो राष्ट्रीय मिसाइल परीक्षण स्थल है व्हीलर द्वीप, उसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उसने भी डॉक्टर कलाम की जयंती को युवा पुनर्जागरण दिवस के रूप में चिन्हित किया है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक
एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, मौसम एप्लीकेशन भारत सरकार के द्वारा। अभी हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है मौसम एप्लीकेशन को। यह क्या करेगा, ये कलर आधारित यानी रंग आधारित अलर्ट को जारी करेगा, जो कि रेड, ऑरेंज और येलो 3 प्रकार के कलर्स के आधार पर ये वार्निंग देगा। अगर बात की जाए इसको डेवलप किसने किया है, इसको डेवलप किया है अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान, भारतीय मौसम विभाग और भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान के द्वारा इसको विकसित किया गया है। उसके अलावा अगर बात की जाए, इसमें लगभग 200 से अधिक शहरों की आर्द्रता, तापमान, विंड स्पीड जैसी जानकारियाँ होंगी। चलते हैं आगे। ये आप देख सकते हैं, ये गूगल प्ले स्टोर की इमेज है मौसम एप्लीकेशन की, ठीक है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मौसम से संबंधित वार्निंग्स आपको मिलेंगी और मौसम की जो अपडेट है वो भी मिलेगी। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो पहली क्रॉस बॉर्डर ट्रेन, यहाँ पर गुड्स होना चाहिए था, पहली क्रॉस बॉर्डर गुड्स ट्रेन जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी भारत ने इसे रवाना किया है। और इसमें क्या था, ये ट्रेन जो है FMCG प्रोडक्ट्स को लेकर बांग्लादेश पहुंची थी। FMCG प्रोडक्ट्स वे प्रोडक्ट होते हैं जो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, मतलब कि जैसे डेली लाइफ में आप जिनको यूज़ करते हैं उनको कहा जाता है FMCG, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए, भारत और बांग्लादेश के बीच में पहले से ही 2 पैसेंजर ट्रेनें चल रही हैं, एक है वंदन एक्सप्रेस और एक है मैत्री एक्सप्रेस। अगर बात की जाए वंदन एक्सप्रेस की तो ये कोलकाता से खुलना के बीच में चलती है, और अगर बात की जाए मैत्री एक्सप्रेस की तो ये कोलकाता से ढाका के बीच में चलती है। अभी कल की एक न्यूज़ है कि भारत ने बांग्लादेश को 10 रेलवे के लोकोमोटिव्स, डीजल लोकोमोटिव्स भेजे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं आगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये बांग्लादेश का मैप है, ये है कोलकाता से खुलना के बीच में जो वंदन एक्सप्रेस चलती है और कोलकाता से ढाका के बीच में ये मैत्री एक्सप्रेस चलती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। उसके बाद अगर बात की जाए, ये जो रिवर है वो कौन सी रिवर है, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर और यहाँ से आती है गंगा रिवर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र और गंगा जब मिलती हैं तो पद्मा कहलाती हैं और बाद में इनकी जो संयुक्त ज्वाइंट मतलब धारा होती है उसको मेघना कहा जाता है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो विश्व हेपेटाइटिस दिवस के बारे में है, जो कि 28 जुलाई को मनाया गया है। और इस बार की जो थीम थी वो थी हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य, यानी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। देखो, यह 28 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, एक प्रोफेसर हैं ब्लूमबर्ग, इनके जन्म दिवस के रूप में यह मनाया जाता है 28 जुलाई को। इन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और इसी के लिए इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था 1976 में। अगर बात की जाए हेपेटाइटिस के बारे में, तो हेपेटाइटिस एक ग्रीक शब्द है जो कि हेपार शब्द से बना है, जिसका अर्थ है लीवर यानी यकृत, और आइटिस का अर्थ होता है सूजन। इसीलिए देखो, यकृत से संबंधित है, ये यकृत संबंधित रोग है। जब लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है और सूजन आ जाती है तो उसको कहा जाता है हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है, A, B, C, D, E, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है, भारत ने उत्तर कोरिया को $1 बिलियन की सहायता दी है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, उत्तर कोरिया के ऊपर क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद WHO की कहने पर भारत ने उत्तर कोरिया की हेल्प की है $1 बिलियन की, ठीक है। और ये एंटी ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम के तहत WHO के अधीन ये हेल्प की गई है उत्तर कोरिया की। अगर बात की जाए, WHO का एक टारगेट है टीबी को ख़त्म करने का, एक एम्बिशियस टारगेट है। 2030 तक WHO टीबी को ख़त्म करना चाहता है पूरी दुनिया से। इसके अलावा भारत का भी एक अपना टारगेट है टीबी को ख़त्म करने का, ये है 2025 तक। कब है? 2025 तक भारत अपने देश से, मतलब कि हमारे देश से टीबी को ख़त्म करने का एक टारगेट बनाया है। चलते हैं आगे। आगे भारत में जो टीबी से संबंधित पहले हैं उनको देख लेते हैं। एक निक्षय इकोसिस्टम है, ये राष्ट्रीय टीबी सूचना प्रणाली है, मतलब कि इस पर टीबी से संबंधित जो भी नेशनल इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो सब इस पोर्टल पर होती हैं, निक्षय इकोसिस्टम पर। उसके अलावा निक्षय पोषण योजना, यह टीबी रोगियों के लिए जो हेल्प है, फाइनेंशियल एड है, उसको देने के लिए है निक्षय पोषण योजना, जिसमें शायद 500 रुपये का मतलब एक पेशेंट को दिए जाते हैं।
उसके अलावा सक्षम प्रोडक्ट क्या है? सक्षम प्रोजेक्ट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक परियोजना है जो देश में टीबी रोगियों के लिए मनोसामाजिक परामर्श करती है, मतलब कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जाती है सक्षम प्रोजेक्ट में, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा एक स्लोगन है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। यह अभियान है जिसे 2019 में शुरू किया गया था। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक रिपोर्ट जारी की है 2020 की, वार्षिक तपेदिक रिपोर्ट या एनुअली टीबी रिपोर्ट। इसमें त्रिपुरा, नागालैंड के कार्यक्रम को सबसे अच्छा बताया गया है टीबी को कंट्रोल करने के लिए। चलते हैं आगे। आज के सारांश है, मतलब जो आज हमने आर्टिकल डिस्कस किए हैं। WHO का लक्ष्य है टीबी को पूरी तरह से दुनिया से समाप्त करना। तो इसका आंसर है 2030। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम क्या थी? थीम थी हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। नेबरहुड पॉलिसी भारत ने 10 रेलवे लोकोमोटिव्स किस देश को सौंपे हैं? आंसर है बांग्लादेश। डेयर टू ड्रीम चैलेंज लॉन्च किया है DRDO ने। और मौसम पूर्वानुमान के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, मौसम एप्लीकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज के द्वारा। और इसमें 3 संस्थान शामिल थे जिन्होंने इसे विकसित किया था, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IIMT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजिकल ठीक है। उसके अलावा एक था अर्ध शुष्क अनुसंधान संस्थान। तीनों के द्वारा मिलकर इसको विकसित किया गया है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल ओनली सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। 1 मिनट, जब लोग आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ओनली सिविल सर्विसेज, तब आपको ओनली सिविल जो है वो एक साथ लिखना है, जिस तरह से आप इस इमेज में देख रहे हैं। इसके अलावा सर्विस को आपको स्पेस देकर लिखना है, जिससे कि आप आसानी से हमारे चैनल से जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।